नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो रोचक रोमांचक में। पारस पत्थर यानी वो पत्थर जो लोहे को सोने में बदल सकता है। ये कहानियां भले ही होने का एक फसाना लगे, पर इतिहास खंगालने पर इनके होने पर विश्वास हो ही जाता है। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया है और जिसने जाना अब वह इस दुनिया में नहीं है, परंतु कहते हैं कि पारस पत्थर की खोज अब तक जारी है। एटॉमिक संरचना की माने तो ऐसा कोई पत्थर नहीं होता है जो लोहे को सोने में बदल दे। ये काले रंग का सुगंधित पत्थर है तथा ये दुर्लभ व बहुमूल्य होता है। पारस पत्थर के बारे में ये मान्यता है कि लोहे को इस पत्थर से स्पर्श कराने पर लोहा सोना बन जाता है। किंवदंती के अनुसार 13वीं सदी के वैज्ञानिक और दार्शनिक अल्बर्ट मैग्नस ने पारस पत्थर की खोज की थी। आइए पारस पत्थर के बारे में और रोचक जानकारियां जानते हैं। दार्शनिक का पत्थर या दार्शनिकों का पत्थर एक पौराणिक अल्केमिकल पदार्थ है जो आधार धातुओं को सोने में पारा करने में सक्षम माना जाता है। इसे जीवन का उत्कर्ष भी कहा जाता है, जो कायाकल्प के लिए भी उपयोगी होता है और अमरत्व प्राप्त करने के लिए कई शताब्दियों के लिए यह कीमिया में सबसे अधिक मांग का लक्ष्य रहा था। दार्शनिक का पत्थर कीमिया की रहस्यमयी शब्दावली का केंद्रीय प्रतीक था, जो अपने बेहतरीन ज्ञान और स्वर्गीय आनंद पर पूर्णता का प्रतीक था। दार्शनिक के पत्थर की खोज के प्रयासों को मैग्नम ओपस के रूप में जाना जाता था। प्राचीन ग्रीस। लिखित रूप में दार्शनिक के पत्थर का उल्लेख पैनरपोलिस के जोसीमोस द्वारा चिरोक्मेमा के रूप में अब तक पाया जा सकता है। अल्केमिकल लेखकों ने एक लंबा इतिहास असाइन किया। एलियास अशमोल और ग्लोरिया मुंडी के अज्ञात लेखक का दावा है कि उनका इतिहास एडम वापस आ गया है, जिन्होंने सीधे भगवान से पत्थर का ज्ञान हासिल किया था। ये ज्ञान बाइबल के कुलपतियों के माध्यम से पारित किया गया था, जिससे उन्हें उनकी दीर्घायु दी गई थी। पत्थर की किंवदंती की तुलना सुलेमान मंदिर के बाइबल के इतिहास और स्रोत 118 में वर्णित अस्वीकार आधारशिला से की गई थी। पत्थर की सृजन को अंकित करने वाली सैद्धांतिक जड़ें यूनानी दर्शन के लिए खोजी जा सकती हैं। बाद में अल्केमिस्ट ने शास्त्रीय तत्वों, अनीमा मुंडी की अवधारणा और प्लेटो की टीमियस जैसे ग्रंथों में प्रस्तुत की गई रचना कहानियों का उपयोग अपनी प्रक्रिया के अनुरूप के रूप में किया। प्लेटो के अनुसार 4 तत्व अराजकता से जुड़े एक सामान्य स्रोत या प्राइमा मटेरिया से प्राप्त होते हैं। प्राइमा मटेरिया नामक अल्केमिस्ट भी दार्शनिक के पत्थर के निर्माण के लिए प्रारंभिक घटक को आवंटित करते हैं। इस दार्शनिक प्रथम मामले का महत्व कीमिया के इतिहास में जारी रहा। 17वीं शताब्दी में थॉमस वॉन लिखते हैं, पत्थर का पहला मामला सभी चीजों के पहले मामले के साथ समान है। मध्य युग। मुस्लिम एल्केमिस्ट जबीर इब्न हयान ने 4 मूलभूत गुणों के संदर्भ में प्रत्येक शास्त्रीय तत्व का विश्लेषण किया। आग गर्म और सूखी, पृथ्वी ठंडा और सूखा, पानी ठंडा और नम और हवा गर्म और नम दोनों थे। उन्होंने सिद्धांत दिया कि प्रत्येक धातु इन 4 सिद्धांतों का संयोजन है, उनमें से 2 आंतरिक और 2 बाहरी हैं। इस आधार पर यह तर्क दिया गया कि एक धातु के दूसरे में ट्रांसमिशन अपने मूल गुणों के पुनर्गठन से प्रभावित हो सकता है। ये परिवर्तन संभावित रूप से एक पदार्थ द्वारा मध्यस्थता प्राप्त किया जाएगा, जिसे अरबी में अल इक्स्मर कहा जाता है। इसे अक्सर एक सूक्ष्म पत्थर, दार्शनिक पत्थर से बने सूखे लाल पाउडर के रूप में जाना जाता है। जबीर का सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित था कि सोने और चांदी जैसी धातुओं को मिश्र धातु और अयस्कों में छुपाया जा सकता है। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम विश्व के रसायनविदों के बीच बहस हुई थी कि पदार्थों का ट्रांसमिशन संभव था या नहीं। एक प्रमुख प्रतिद्वंदी फारसी बहुलक एविसेना था, जिन्होंने पदार्थों के ट्रांसमिशन के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। रासायनिक शिल्प के उन लोगों को अच्छी तरह पता है कि पदार्थों को विभिन्न प्रजातियों में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, हालांकि वे उत्पादन कर सकते हैं इस तरह के परिवर्तन की उपस्थिति का। पौराणिक कथा के अनुसार 13वीं शताब्दी के वैज्ञानिक और दार्शनिक अल्बर्ट मैग्नस ने दार्शनिक के पत्थर की खोज की है और 1280 के आसपास अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही अपने छात्र थॉमस एक्विनास को पास कर दिया था। मैग्नस इस बात की पुष्टि नहीं करता कि उसने अपने लेखन में पत्थर की खोज की है, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड किया कि उन्होंने ट्रांसमिशन द्वारा सोने के निर्माण को देखा। द स्क्वायर सर्कुलर एक अल्केमिकल प्रतीक दार्शनिक के पत्थर का प्रतीक पदार्थ के 4 तत्वों की अंतक्रिया को दर्शाता है। 16वीं शताब्दी के स्विस एल्केमिस्ट पैरासेल्सस ने सर्वशक्तिमान के अस्तित्व में विश्वास किया, जिसे उन्होंने एक अनदेखा तत्व माना। इससे अन्य सभी तत्व यानी पृथ्वी, आग, पानी, वायु बस व्युत्पन्न रूप थे। पैरासेल्सस का मानना था कि वास्तव में ये तत्व दार्शनिक का पत्थर था।
इस किले में है पारस पत्थर जिन करते हैं इसकी रखवाली। इस किले में है पारस पत्थर जिन करते हैं इसकी रखवाली। भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है रायसेन का किला। कहा जाता है कि इस किले में पारस पत्थर है और इसकी रखवाली जिन करते हैं। आइए इस रहस्य को जरा करीब से जानते हैं। 1200 ईस्वी में निर्मित ये किला रायसेन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख आकर्षण है। पहाड़ी की चोटी पर इस किले के निर्माण के बाद रायसेन को इसकी पहचान बलुआ पत्थर से बना हुआ ये किला प्राचीन वास्तुकला एवं गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो इतनी शताब्दियों बीत जाने पर भी शान से खड़ा हुआ है। इसी किले में दुनिया का सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। इस किले पर शेर शाह सूरी ने भी शासन किया था। कहा जाता है यहाँ के राजा के पास पारस पत्थर था, जिसे किसी भी चीज को छूने भर से सोना बन जाती थी। कहा जाता है कि इसी पारस पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए। जब यहाँ के राजा राजसेन हार गए, उन्होंने पारस पत्थर को किले पर ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया। जिन्न करते हैं रखवाली। कहा जाता है कि पारस पत्थर के लिए युद्ध में राजा की मौत हो गई, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने पारस पत्थर कहाँ रखा है। इसके बाद किला वीरान हो गया। तरह तरह की बातें होने लगी। कहा जाता है ये पारस पत्थर अब भी किले में मौजूद है और इसकी रखवाली जिन्न करते हैं। जो लोग पारस पत्थर की तलाश में किले में गए, उनकी मानसिक हालत खराब हो गई। रात में होती है अभी भी खुदाई। कहा जाता है कि किले के खजाने का आज तक पता नहीं लग पाया है। इसकी तलाश में आज भी किले में रात में गुनिया एक तरह से तांत्रिक की मदद से खुदाई होती है। दिन में जो लोग यहाँ घूमने आते हैं, उन्हें कई जगह तंत्र क्रिया और खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं। आपने उस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसे एक दिन उसका मालिक सभी अंडों के साथ पा लेने के लालच में मार डालता है और इस कारण वो प्रतिदिन मिलने वाले सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तिमनगढ़ का उस कहानी से क्या संबंध। दरअसल मैंने आपको इस कहानी की याद इसलिए दिलाई क्योंकि तिमनगढ़ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जो इस वीडियो के अंत तक आप खुद ही समझ जाएंगे। तिमनगढ़ कोई सोना देने वाली मुर्गी तो नहीं, लेकिन किसी भी धातु को सोना बनाने वाले अनदेखे और अनजान पारस पत्थर को पाने के लालच में इसके अपनों ने ही इसके स्वर्णिम गौरव की हत्या कर दी। और इसके बदले में उन्हें क्या मिला, ये जानने के लिए आज मैं आपको ले चलती हूँ तिमनगढ़ के किले में। तिमनगढ़ राजस्थान के करौली जिले में स्थित एक प्रसिद्ध दुर्ग है। ये किला हिंडौन सिटी के पास मासलपुर तहसील में है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण 1100वीं सदी में करवाया गया था, जिसे जल्द ही मोहम्मद गौरी ने नष्ट कर दिया। इस किले पर 1196 और 1244 ईस्वी के बीच मोहम्मद गौरी का कब्जा था। 1244 ईस्वी में यदुवंशी राजा तिमनपाल ने अपने पूर्वज द्वारा निर्मित इस किले को दोबारा बनवाकर इसका उद्धार किया। राजा तिमनपाल के नाम पर ही इस किले का नाम तिमनगढ़ पड़ा। नटनी का श्राप। यहाँ बने मंदिरों की दीवारों, छतों और स्तंभों पर सुंदर ज्यामितीय कलाकारी से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अपने समय में किला कितना सुंदर और वैभवशाली रहा होगा। लेकिन ये दुर्ग अधिक समय तक अपना अस्तित्व बचाकर नहीं रख सका। इसके उजड़ने के पीछे एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार इसे एक नटनी ने श्राप से नष्ट किया है और इसी श्राप के फलीभूत होने से यहाँ से सभी लोग पलायन कर गए और यह किला अपने समृद्धशाली कला के अपार भंडार के साथ अकेला और वीरान रह गया। तिमनगढ़ की दुर्दशा। नटनी के श्राप ने तो सिर्फ इस किले को वीरान किया, लेकिन कालांतर में इसे उजाड़ा इसी के अपनों ने। हमारी बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन ये सच है। इस किले की प्राचीन कलात्मक मूर्तियां, सिक्कों और अन्य संपदा को हड़पने के लिए नजदीकी गांव के लोगों ने ही इसे नष्ट कर दिया। किले को खोदकर, दीवारें तोड़कर, छतें गिराकर, आंगन फोड़कर जितना कुछ बटोरा जा सकता था बटोरकर उन बेशकीमती कला के नमूनों को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। यहाँ के एक निवासी ने बताया कि उन बहुमूल्य मूर्तियों को मात्र 20 या 30 रुपए में बेचा गया था। इस किले ने तस्करी का ऐसा भयावह मंजर देखा है और सहा है, जिसमें मात्र 20-20 रुपए के लिए इसके कोने कोने को ढहा दिया गया और जब महकमा जागा तब तक काफी देर हो चुकी थी। यदि इस विरासत को संरक्षण मिलता तो इसकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। इस क्षेत्र में पर्यटन का विकास होता, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते, जिससे इस क्षेत्र का विकास होता। लेकिन अब इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है, क्योंकि चंद रुपयों के लालच में इसे सदा के लिए मिटा दिया गया है। अब अगर यहाँ कुछ शेष है तो वो है कुछ खंडहर और इस दुर्ग का धाराशाही वैभव। लोगों का मानना है कि आज भी इस किले में अष्टधातु की प्राचीन मूर्तियों तथा मिट्टी की विशाल और छोटी मूर्तियों को इस किले के मंदिर के नीचे छुपाया गया है। सागर झील और पारस पत्थर।
तिमनगढ़ किले की तलहटी में स्थित है सागर झील। लोगों का मानना है कि सागर झील के तल पर पारस पत्थर मौजूद है, जिसके स्पर्श से कोई भी चीज सोना बन सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पारस पत्थर इस झील में है, तो कुछ के अनुसार वो किले में कहीं है और उसी पारस पत्थर के लिए इस किले को खोद खोद कर देखा गया है। इस तलाश में किले के सभी प्राचीन संपदाओं को लूट कर बेच दिया गया है। कैसी विडंबना है कि एक पारस पत्थर, जिसके बारे में यह तक कहना मुश्किल है कि उसका अस्तित्व है भी या नहीं, उसके लिए पूरे किले को खोद दिया गया। उस पारस पत्थर की लालसा में यहाँ के असली पारस यानी कि यहाँ की धरोहर को मिटा दिया गया। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि किसी भी परिस्थिति में ऐसी किसी भी ऐतिहासिक विरासत को नुकसान नहीं पहुंचाएं। पारस पत्थर आज भी एक पहेली बना हुआ है। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग इसे महज एक भ्रांति मानते हैं। फेमस फिल्म हैरी पॉटर की पहली फिल्म हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन में भी इसका जिक्र मिलता है। तो ये था हमारा आज का सफर। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी रोमांचित सफर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।